अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो है। उर्दू मीडियम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम पेपर वाइज। ये पेपर 1 है, 12 दिसंबर 2017 को जो मॉर्निंग सेशन का पेपर हुआ था, और इसमें आज हम पार्ट 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 126 से क्वेश्चन नंबर 150 तक के पार्ट को देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब इज गिवन बिलो. Out of the four options, choose the one which can be substitute for the given phrasal verb. एक सेंटेंस दिया गया है, उसके अंदर एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब से मिलता जुलता उसका हम मानी लफ्ज़ तलाश करना है दिए गए ऑप्शंस में से। क्वेश्चन सेंटेंस है, माई बॉस आस्क्ड मी टू अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ माई टीम इन अचीविंग द एनुअल सेल्स टारगेट। ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन के अंदर जो फ्रेजल वर्ब है वो अकाउंट फॉर है, और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं फाइट फॉर, आंसर फॉर, ड्रीम फॉर, अटैक फॉर। अब सेंटेंस की मुनासिबत से ही ये समझ में आ रहा है कि जवाबदही इसका आंसर होगा। फेल्यूर ऑफ माई टीम, टीम के फेल्यूर के लिए कुछ करना, यानी कि जवाब देना। इस तरह से ये फ्रेजल वर्ब का मीनिंग रहेगा। तो ऑप्शन बी जो है आंसर फॉर, ये राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 127, आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स sentences. The study of human societies and cultures and their developments. ह्यूमन सोसाइटीज़ और कल्चर्स और उसके डेवलपमेंट की स्टडी को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, एंथ्रोपोलॉजी, कैलीग्राफी, कोरियोग्राफी, फिजियोथेरेपी। कैलीग्राफी यानी फ़न ख़त्ताती है, कोरियोग्राफी यानी डांस का फ़न है, और फिजियोथेरेपी ये मेडिकल से रिलेटेड है। तो ये तीनों नहीं है। सबसे पहला वाला जो है एंथ्रोपोलॉजी, ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 128, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर। मवासलात या मरासलात के बुनियादी अनासर क्या है? ए है द सोर्स एंड द रिसीवर, बी है द मैसेंजर एंड द रिसीवर, सी है द सोर्स एंड द चैनल, और डी है ऑल ऑफ दी अबव। जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, बुनियादी अनासर मवासलात के, कम्युनिकेशन के, उसके अंदर सोर्स और रिसीवर का होना ज़रूरी है। ये बुनियादी अनासर होते हैं। और इसके बाद के जो अनासर होते हैं, जैसे मवासलात के ज़राए वगैरह हो गए, चैनल जिसे कहा जाता है, वो बाद के होते हैं। तो बुनियादी अनासर सोर्स और रिसीवर है, माखिज और वसूल कुनिंदा, मतलब जो बोल रहा है वो और जो सुन रहा है वो। द सोर्स एंड रिसीवर, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है 129, नयन या शब्दाची संधि सोडवा। संधि का क्वेश्चन है, मराठी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। नयन, इस शब्द की संधि डिसाइड करना है। पहले ऑप्शन में है नय प्लस न, ने प्लस अन, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है नौ प्लस यन, और चौथा ऑप्शन है न प्लस अयन। अब नया, नया न में ए की मात्रा मिलाएंगे हम, तो नया का साउंड रहेगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा, ने अन। नेक्स्ट है सवाल नंबर 129, सवाल नंबर 130, कीड़ों के जिस्म पर मौजूद डैश इनको सांस लेने में मदद करते हैं। कीड़ों के अंदर अमल तनफुस का जो प्रोसेस होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है? वो जवाब देने में ऑप्शंस है गिल्स, गलफड़ा, फिर है सांस की नली, फिर है सांस लेने का छेद, स्पायरेकल्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और फिर है लंग्स यानी के फेफड़े। गलफड़े जो होते हैं ये मछलियों में होते हैं, सांस की नली ये बड़े जानदारों में होती है। नेक्स्ट स्फेरिकल्स,
ये जो है ये राइट आंसर है। सांस लेने का छेद, उनके जिस्म पर जो है वो होल्स होते हैं, उसी से वो सांस लेते हैं। फेफड़े भी बड़े जानदारों में होते हैं। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है इस सवाल का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 131। दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश करो। मतलब ऑड वन आउट करना है हमें। यहाँ पर पहला दिया गया है MOLN 14। अब ये जो है ये क्या है, वर्ड सीरीज है एक्चुअली, सॉरी लेटर नंबर सीरीज है ये। उस पे से हमें वो करना है, देखना है। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें अल्फ़ाबेट के अंदर जो नंबरिंग होती है लेटर्स की वो याद रहना ज़रूरी है। तो हम नंबरिंग के हिसाब से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए वाला जो ऑप्शन है वो है MOLN 14। अगर आप नंबर के हिसाब से देखते हैं तो M जो है वो आता है 13 नंबर पर, फिर O जो है वो 15 नंबर पर आता है, L जो है वो 12वें नंबर पर आता है और N जो है वो 14वें नंबर पर आता है। MOLN 13वां नंबर, 15वां नंबर, 12वां नंबर, 14 नंबर और N के बाद मतलब N का जो नंबर है वही नंबर यहाँ पर दे रहा है, 14 यहाँ पर लिख रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि पैटर्न क्या हो रहा है, 13 से 15 हो रहा है यानी कि जमा 2 हो रहा है, फिर 15 से 12 हो रहा है यानी कि -3 हो रहा है और फिर 12 से 14 हो रहा है यानी कि जमा 2 का प्रोसेस हो रहा है। तो इसी तरह से देखेंगे हम QSPR 18, ये सेकेंड वाला है। QSPR 18, Q जो है वो 17वें नंबर का लेटर है, S जो है वो 19वें नंबर का लेटर है और P जो है वो 16वें नंबर का लेटर है और R जो है वो 18वें नंबर का लेटर है। और फिर R का ही नंबर 18 दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है और फिर +2 हो रहा है। वही पैटर्न आ रहा है यहाँ पर। तीसरे में देखेंगे हम XZWY 25। X जो है वो 24वें नंबर का लेटर है। Z जो है वो सबसे लास्ट यानी कि 26वें नंबर का लेटर है। W जो है वो 23वें नंबर का लेटर है और Y जो है वो 25वें नंबर का लेटर है। तो Y 25वें मुकाम पर, इसलिए उसका नंबर 25। यहाँ पर देखिएगा +2 हो रहा है 24 से 26, फिर 26 से 23 -3 हो रहा है, 23 से 25 यानी कि +2 हो रहा है। तो इस तरह से ये तीनों सेम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब जो चौथा है वही होना चाहिए। तस्दीक कर लेंगे उसकी हम। D है RPSQ17। R है 18वें नंबर पर, P है 16वें नंबर पर। यहीं पर तस्दीक हो रही है। देखिए अब ऊपर जो है 13 से 15 हो रहा है, 17 से 19 हो रहा है, 24 से 26 हो रहा है। यहाँ पर 18 से 16 हो रहा है, +2 नहीं हो रहा है बल्कि -2 हो रहा है। जो नंबर का मुकाम है वो 2 से घट रहा है। तो डी वाला ऑप्शन जो है वही ऑप्शन राइट रहेगा इसका। सवाल नंबर 132। लीनिंग टावर ऑफ पीसा डैश में है। पीसा का मीनार से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कहाँ पर है पूछा गया है, इटली में है, जो कि बहुत ही फेमस है। 7 अजायब में भी शामिल था ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 133। सवाल नंबर 133 में 3 शक्लें दी गई है हमें और उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा हुरूफ या अदद सवालिया निशान का बदल होगा। एक साइड से अगर देख रहे हैं हम सबसे पहली फिगर में, तो देखिए P दिख रहा है, N दिख रहा है, L दिख रहा है। अब दूसरे साइड की फिगर में क्वेश्चन मार्क दिया गया है और तीसरे साइड की फिगर में MLQ दिया गया है। अब M जो होगा वो क्या होगा, P के एग्जैक्टली नीचे वाली सतह पर आएगा, तो वहां पर M आ जाएगा P के एकदम अपोजिट में, और L के बाजू में Q रहेगा, L के बाजू में Q रहेगा और फिर उसके बाजू में O आएगा, जो बीच वाली फिगर में दे रहा है, वहां से हमको मालूम पड़ेगा। तो सीरीज क्या होगी, NLQO, NLQO। तो M दे रहा है हमें, N और L निकाल दिया हमने और
बीच वाली फिगर में m के साथ में o, m के नीचे o है तो उसके बाजू में q ही रहेगा। इस तरह से C वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को हम इरेजर की मदद से बखूबी समझकर कर सकते हैं। इरेजर के ऊपर नंबर मतलब जो हुरूफ दिए गए हैं उसे लिख कर बआसानी से समझा जा सकता है। सवाल नंबर 134, बी हा सॉरी ट्रांसलेशन की वजह से आगे पीछे है सवाल। ये सवाल को इस तरह से पढ़ेंगे हम। बी डी का भाई है, डी ई की बहन है, ई एफ का भाई है, एफ और बी में क्या रिश्ता है। सबसे पहला जो मालूमात दे रहा है हमें, बी और डी के बारे में दे रहा है। बी जो है वो डी का भाई है, बी डी का भाई है। एक ही लाइन में लेंगे इसे हम, बी जो है वो डी का भाई है। अब बी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें कि ये भाई है किसका, डी का। डी के बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली हमें। अगले इसमें बोल रहा है डी ई की बहन है। डी जो है वो क्या है, सिस्टर है ई की, तो डी सिस्टर होगी किसकी, ई की। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है ई एफ का भाई है, ई जो है वो एफ का भाई है, तो ये ब्रदर होगा किसका, एफ का। ये सारे भाई बहन ही हैं। एफ और बी में क्या रिश्ता है, अब आगे एफ के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो हमें राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि एफ और बी के बीच में क्या रिश्ता है। तो ऑब्वियसली ये दोनों भाई बहन ही मतलब सिबलिंग्स ही होंगे, लेकिन एफ के बारे में हमें पता नहीं कि ये भाई है या बहन है, तो इसकी मुनासिबत से हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ए ऑप्शन है भाई, बी है बहन, सी है भाई या बहन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो 100% एक्यूरेट रहेगा, भाई या बहन। नेक्स्ट है सवाल नंबर 135, ए मिसिंग आई ओ यू। हिदायत इस सर्च को मुकम्मिल करो। सिलसिले को मुकम्मिल करना है, वॉवेल्स का सिलसिला है ये, अंग्रेजी हुर्फ तहज्जी के हुर्फ इल्लत है ये, जो कि जिसमें सेकंड वाला जो है वो ई होता है, तो राइट ऑप्शन रहेगा ई, ए ई आई ओ यू, इस तरह से ये सिलसिला बनेगा। नेक्स्ट है, दी गई शक्ल में दी गई शक्ल के पानी के तस्वुर की शक्ल तलाश कीजिए। मतलब हमें जो शक्ल दे रहा है वो पानी में कैसे दिखेगी, इसका ये सवाल कर रहा है हमारे से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं मोबाइल में या फिर किसी चीज़ मतलब पानी के साए के ज़रिए। ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है इसका। सवाल नंबर 137 डैश एक जमहूरी माशरे का बुनियादी रहनुमा है। जमहूरी माशरा कायम करने के लिए क्या मदद करता है हमें, वो वाला नुक्ता निकालना है इसके अंदर से। पहला है ताकतवर क़यादत, दूसरा है रहनुमाओं की राय में यकीन, तीसरा है रोशन ख्याल फ़र्द के लिए एहतराम, और चौथा है ताकत सब कुछ ठीक करता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है रोशन ख्याल फ़र्द के लिए एहतराम, ये राइट ऑप्शन है इसका। शहरियत से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, दी गई शक्ल में गुमनाम नंबर खोजिए। गुमनाम नंबर खोजना है, शक्ल दी गई है हमें इस तरह से, दो मुसल्लस है। पहले मुसल्लस के अज़ला को नंबरों से जाहिर किया गया है, 3, 8, 4 और बीच में 48 लिखा गया है। दूसरे मुसल्लस के नंबरों को भी इसी तरह से किया गया है, लेकिन एक नंबर मिस है यहाँ पर, 5, 7, 2। अब देखिए यहाँ पर 48 कैसे आया, हमें ये देखना है। 8 या 24 होता है, 24 को 4 से ज़रब देते हैं तो 96 होता है, और 96 का आधा 48 होता है। सबसे पहले इन दोनों का ज़रब 8 ज़रब 3, ये हो गया 24। फिर इससे इसका ज़रब, या फिर हम कह सकते हैं कि तीनों अज़ला का ज़रब, 8 ज़रब 3 ज़रब 4, 8 ज़रब 3 ज़रब 4, ये होगा 96। 8 या 24, 24 चौक 96। और फिर 96 से 48 कैसे बनता है, जब 96 को 2 से तकसीम किया जाता है।
तो ये 48 होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी 5 सते 35, 35 दूनी 70, 5 ज़रब 7 ज़रब 2, तीनों अजला का हासिल ज़रब लेंगे, वो होगा 70, और फिर 70 को 2 से तकसीम कर देंगे तो जवाब आएगा 35। तो इस तरह से यहाँ पर जो होगा वो 35 वाला अदद होगा। ऑप्शंस है A 27, B 35, C 54, D 64। तो बी वाला ऑप्शन 35 ये राइट रहेगा। सवाल नंबर 139 सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, जो हम करते हुए आ रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन को जो चेंज किया है उसके अंदर वो इस तरह से है, मुंदरजा झैल में से कौन से करीबी मेम्ब्रान की दो जोड़ियां है। मंदरजा झैल में से कौन से करीबी मेम्ब्रान की दो जोड़ियां है। AF और BC, FH और BG, AG और CE, BG और AG। दो करीबी मेम्ब्रान की जोड़ियां दिखाना है हमें। AF और BC पहले देखेंगे हम। AF और BC, A और F दोनों के बीच में D है, B और C दोनों के बीच में E है। अब अगला देखते हैं FH और BG। FH और BG, F के एग्जैक्ट अपोजिट H है और B के एग्जैक्ट अपोजिट G है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। थर्ड है AG और CE। A के बाजू में G है, C के बाजू में E है, तो पहला वाला ऑप्शन से ज्यादा मुनासिब ये रहेगा AG और CE का। नेक्स्ट है BG और AG। BG, ये BG नहीं हो सकता। AG तो है करीब में लेकिन BG नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा। तो सेकंड वाला थर्ड वाला AG और CE जो है ये राइट ऑप्शन रहेगा, AG CE, करीबी मेम्ब्रान की जोड़ियों का। तो राइट ऑप्शन जो है C है इसका, AG और CE। नेक्स्ट है सवाल नंबर 140, 29 सेकेंड में मिनट की सुई से कौन सा जाविया बनता है। अब यहाँ पर इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करने के लिए थ्योरेटिकली याद करने का जो नुक्ता है वो ये है कि 1 सेकेंड में मिनट की सुई कितने दर्जे का जाविया बनाती है। इस तरह से सारी चीज़ें जो है वो हमें याद होना चाहिए। मतलब 1 सेकेंड में, 1 मिनट में मिनट की सुई, 1 सेकेंड में मिनट की सुई, 1 घंटे में मिनट की सुई, 1 घंटे में सेकेंड की सुई कितने दर्जे का जाविया बनाती है। इस तरह से तमाम मुद्दे हमें याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मतलब है 29 सेकेंड में मिनट की सुई से कौन सा जाविया बनता है, यानी कि 1 सेकेंड में मिनट की सुई कौन सा जाविया बनाती है। 1 सेकेंड में मिनट की सुई के जरिए बनने वाला जाविया ये होता है 1/10 डिग्री। 1 सेकेंड में मिनट की सुई इतना जाविया बनाती है। तो अब 29 सेकेंड में कितना बनाएगी वो मालूम करने के लिए हम 29 को 1/10 से ज़रब दे देंगे। इसलिए 29 सेकेंड में मिनट की सुई के जरिए बनने वाला जाविया ये हो जाएगा 29 ज़रब 1/10। 29 ज़रब 1 होता है 29/10, तो जवाब आएगा 2.9 डिग्री, 2.9 दर्जे। अब ये थ्योरेटिकली इसको सॉल्व किया हमने, इसलिए इतना टाइम लगा। एक्चुअली 1 सेकेंड के अंदर, मतलब कुछ सेकेंड्स के अंदर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अगर हमें याद रहता है कि 1 सेकेंड में मिनट की सुई जो है वो 1/10 दर्जे का जाविया बनाती है, तो 29 सेकेंड में कितने का बनाएगी, यानी कि 29 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 2.9 जवाब आएगा। तो ये ओरली सॉल्व करने का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 141, डैश का वजन होता है और जगह घेरता है। जवाब दिए गए हैं मैटर यानी कि मादा। अब इंग्लिश में एज इट इज मैटर ही लिखा गया है इसे। दूसरा है ठोस, तीसरा है माय और चौथा है गैस। अब अगर कभी हम ठोस, माय, गैस तीनों को देखते हैं तो तीनों में से वजन के बारे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन तीनों के तीनों चीजें जगह घेरती ही है, राइट। सो
इन तीनों को छोड़ देंगे हम और मैटर यानी कि मादे को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बता सकते हैं हम कि ये जगह भी घेरता है और वजन भी घेरता है। नेक्स्ट है अगला सवाल। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। 3 मुसलसिल तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 434 है, तीनों में सबसे छोटा अदद कौन सा है? 3 मुसलसिल तबई आदाद। मुसलसिल तबई आदाद यानी कि क्या? अगर समझो पहला वाला तबई आदाद 5 है तो उसके बाद 6 रहेगा, उसके बाद 7 रहेगा। इस तरह से मुसलसिल एक के बाद एक आने वाले तबई आदाद के बारे में बोल रहा है। यहाँ पर जो कंडीशन दे रहा है वो क्या दे रहा है? इनके मुरब्बों का मजमुआ 434 है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर से सॉल्व करेंगे, ना कि थेरोटिकली सॉल्व करेंगे। मैं बाद में आंसर आने के बाद में इसका थेरोटिकल सोल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन आंसर से किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देख लेंगे हम। यहाँ पर आंसर से इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमसे पूछ रहा है सबसे छोटा अदद तलाश करें, तो सबसे छोटा आंसर में कौन सा है वो देखेंगे हम। यहाँ पर दिए गए हैं 11, 12, 15, 21, तो 11 सबसे छोटा है। अगर 11 को सबसे छोटा तबई अदद मानते हैं हम, तो जो 3 तबई अदद हो जाएंगे वो हो जाएंगे 11, 12, 13। इस तरह से हमें 11 का मुरब्बा लगेगा, 12 का मुरब्बा लगेगा और 13 का मुरब्बा लगेगा। 11 का मुरब्बा 121, 12 का मुरब्बा 144 और 13 का मुरब्बा 169। इन तमाम का मजमुआ 121, 144, 169। 4 और 1 5 और 9, 14 का 4 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 6 13 का 3 हासिल आया 1, 1 1 1 1, ये होते हैं 4, 434। इस तरह से आ रहा है, यानी कि 11 ही वो सबसे छोटा अदद है। तो ये राइट आंसर रहेगा। अब आइए इसको थ्योरेटिकली किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे हम। थ्योरेटिकली सॉल्व करने के लिए हमें सबसे छोटा अदद फर्ज करना पड़ेगा। फर्ज करें सबसे छोटा अदद x है। अब x सबसे छोटा है तो इसके बाद वाले दो क्या हो जाएंगे, उनमें एक जमा करना पड़ेगा। अगर हम कोई भी 3 मुसलसिल तबई आदाद की बात कर रहे हैं, जैसे 31, 32, 33, सबसे छोटा वाला 31, उसमें एक जमा किया 32, उसमें एक जमा किया 33, इस तरह से दूसरे दो हासिल हो जाएंगे। इसलिए बकिया 2 तबई आदाद x जमा 1 और x जमा 1 जमा 1 यानी कि x जमा 2 होंगे। तो ये तीनों तबई आदाद आ गए हमारे पास। x जमा 1, x जमा 2। हमें तबई आदाद नहीं, उनके मुरब्बे चाहिए और उसका मजमुआ चाहिए। x का मुरब्बा होगा x की दूसरी, x जमा 1 का मुरब्बा होगा x जमा 1 की दूसरी और x जमा 2 का मुरब्बा होगा x जमा 2 की दूसरी। इन तीनों के मुरब्बों का मजमुआ 434 है, यानी कि इन तीनों को जमा किया जाएगा तो 434 आएगा। अब यहाँ पर x की दूसरी एज इट इज रहेगा। तौसी ज़ाब्ते से हम x जमा 1 की दूसरी और x जमा 2 की दूसरी को खोल देंगे। ज़ाब्ता ये वाला यूज़ करेंगे हम, a जमा b की दूसरी मसावी a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी, यानी कि पहले रुकन का मुरब्बा x की दूसरी। अब x जमा 1 में x a हो गया और b 1 रहेगा, तो x की दूसरी जमा a और b का ज़रब और उसका दुगना, x और 1 का ज़रब उसका दुगना होता है 2x जमा b की दूसरी यानी कि 1 की दूसरी। ये होगा x जमा 1 की दूसरी का एक्सपांशन, उसकी तौसी। वैसे ही x जमा 2 की दूसरी की तौसी करेंगे हम। x की दूसरी यानी a की दूसरी जमा a b का दुगना 2ab, x ज़रब 2 2x उसका दुगना 4x, तो ये हो जाएगा 2ab और b की दूसरी यानी कि 2 की दूसरी जो कि होता है 4, 2 का मुरब्बा 4 मसावी 434। अब यहाँ पर सेम टर्म को एक साथ लिख देंगे हम, x की दूसरी जमा x की दूसरी जमा x की दूसरी, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, और उसके बाद जमा 2x जमा 4x, फिर बचता है 1 की दूसरी यानी कि 1 जमा
1 जमा 4 मसावी 434। x की दूसरी जमा x की दूसरी जमा x की दूसरी, ये होगा 3x की दूसरी जमा 2x जमा 4x, ये होगा 6x जमा 1 जमा 4 होता है 5, तो ये होगा जमा 5 मसावी 434। 3x की दूसरी जमा 6x मसावी जमा 5 को इधर ले लेंगे हम 434 मनफी 5 होगा। 3x की दूसरी जमा 6x मसावी 434 में से 5 निकलेंगे तो बचेगा 429। अब 429 को इधर लेकर आएंगे हम। 3x की दूसरी जमा 6x 429 इधर आएगा, मनफी हो जाएगा मनफी 429 मसावी 0। अब ये देखिएगा, ये हमें एक मुरब्बई मसावत मिली ax की दूसरी जमा bx जमा c की शक्ल में। इसे हल करके हम x की कीमत निकालेंगे तो हमें सबसे छोटा अदद मालूम पड़ जाएगा। अब इसे हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3, 6 और 429 ये तीनों ही आदाद 3 से तकसीम पजीर है, तो पूरी मसावत को हम 3 से तकसीम कर देंगे तो ये थोड़ी सिंपल हो जाएगी। 3x की दूसरी को 3 से तकसीम किया तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। 6x की दूसरी को 3 से तकसीम किया 6/3 होता है 2, तो ये 2x आ जाएगा। मनफी 429, 429 को 3 से तकसीम करेंगे हम, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 4 में से 3 गया बचा 1, 4 तिया 12 और फिर आगे बचा है 9, तो 3 तिया 9, 4 तिया 3 चौक 12 है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, इस तरह से मनफी 143 आएगा यहाँ पर मसावी 0। अब इसे हम इस मसावत को अज्जाए ज़रबी के तरीके से या फिर ज़ाब्ते के तरीके से, दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। अज्जाए ज़रबी के तरीके से थोड़ा सिंपल जाएगा ये। 143 और 1 x की दूसरी का जो कोएफिशिएंट है, ज़रीब है, वो 1 है, तो इन दोनों का ज़रब मनफी 143 होता है, ये है AC, यानी x की दूसरी के साथ में जो टर्म है उसका और c का ज़रब AC 143 का 143 मनफी 143। इसके अज्जाए ज़रबी हमें ऐसे लेना है जिनका जमा तफरीक होता है 2। अगर 11 और 13 की ज़रब करते हैं हम तो 143 आता है। अब यहाँ पर जमा है तो हमें बड़े वाले को मुस्बत रखना पड़ेगा और छोटे वाले को मनफी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से b यानी कि 2 को हम एडजस्ट करेंगे मनफी 11 और 13 की शक्ल में। तो इस तरह से हम x की दूसरी जमा 13x मनफी 11x लिख लेंगे यहाँ पर 2x की बजाय, आगे मनफी 143 मसावी 0 रहेगा। x कॉमन निकलेगा इन दोनों टर्म में से, तो बचेगा पहले टर्म में x जमा 13, इन दोनों टर्म में से मनफी 11 कॉमन निकलेगा, बचेगा x जमा 13। ये जो है अज्जाए ज़रबी का तरीका 10th स्टैंडर्ड में दिया गया है। 10th स्टैंडर्ड की वीडियो से आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। x जमा 13 कॉमन ब्रैकेट और बचता है फिर x मनफी 11, x मनफी 11 मसावी 0, x जमा 13 0 x जमा 13 मसावी 0 या x मनफी 11 मसावी 0। तो x मसावी हो जाएगा मनफी 13 जमा 13 इधर आएगा, 0 मनफी 13 हो जाएगा, या x मसावी मनफी 11 इधर आएगा, 0 जमा 11 हो जाएगा। तो x मसावी मनफी 13, x मसावी 11, ये दो हल मिल रहे हैं हमें। इसमें से राइट हल कौन सा है, x मसावी 11 होगा, क्योंकि हम तबई आदाद की बात कर रहे हैं। तबई आदाद कभी मनफी नहीं होते, इसलिए x मसावी 11 ये राइट ऑप्शन रहेगा, ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 143। शोर की आलूदगी की यूनिट डैश होती है। शोर की आलूदगी की यूनिट इकाई। अब यहाँ पर इकाई की बात कर रहा है। असल में आवाज़ की इकाई, ये इस तरह से क्वेश्चन लिया जा सकता था, लेकिन शोर की आलूदगी लिया है, द यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन लिया है। ए है डेसिबल, बी है डेसिमल, सी है पीपीएम और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। डेसिबल जो है ये आवाज़ की इकाई है, शोर की आलूदगी नहीं, आवाज़ ही की इकाई है ये। ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है A sentence with an underlined word is given below. Find the word which is most similar in meaning to the underlined word. हम मानी लफ्ज़ तलाश करना है जुमले में जो निशान ज़दा किया गया है, ख़त कशीदा किया गया है।
जुमला है द गेम वॉज अबैंडन्ड एट हाफ टाइम बिकॉज ऑफ द पुअर वेदर कंडीशन। अबैंडन्ड यानी रुक जाना या बंद हो जाना। तो ऑप्शंस दिए गए हैं डिसकंटिन्यूड, कंटिन्यूड, इनिशिएटेड, प्लेड। कंटिन्यूड यानी जारी होना, इनिशिएट करना यानी शुरू करना, प्ले यानी खेलना। तो ए वाला ऑप्शन डिसकंटिन्यूड, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 145। सवाल नंबर 145 को हम इस तरह से पढ़ेंगे। मंदर जज़ैल में मुसल्लस असातिज़ा की नुमाइंदगी करता है। शक्ल दी गई है एक, उसके अंदर जो मुसल्लस है वो टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दायरा तालिब इल्मों की नुमाइंदगी करता है और मुस्ततिल अदाकारों की नुमाइंदगी करता है। 3 हिंसी अशकाल दी गई है। ये एक्चुअली हम इसे मान सकते हैं कि वेन डायग्राम है, जिसमें ट्रायंगल जो है वो टीचर्स के लिए है, सर्कल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है और रेक्टेंगल जो है वो एक्टर्स के लिए है। कौन सा नंबर असातिज़ा की नुमाइंदगी करता है? जो तालिब इल्म और अदाकार भी है। हमें ऐसा नंबर निकालना है जो कि तीनों की, मतलब तीनों एक शख्स की जो तीनों ही हैं उनकी नुमाइंदगी करता है, निकालना है हमें। सबसे पहले तो क्या दिया है? टीचर्स दिया है जो कि है ट्रायंगल से। फिर दिया है स्टूडेंट जो कि है दायरे से। और फिर दिया है मुस्ततिल जो कि है एक्टर्स से। अब यहां पर देखिए नंबर्स कुछ इस तरह से दिए गए हैं 1 4, यहां पर है 6, यहां पर है 7, ऊपर है 2, फिर है 3 और ये है 5। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, एक्टर्स तीनों को रिप्रेजेंट करता है। तो तीनों को रिप्रेजेंट कौन होगा? जहां पर तीनों फिगर्स मिल रही है, यानी कि ये वाला पार्ट। तो 5 जो है वो नंबर रहेगा। ऑप्शंस में 3, 6, 5, 2 इस तरह से नंबर्स दिए गए हैं। सी वाला ऑप्शन 5 ये राइट रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 146। जब धूल आंख में दाखिल होती है तो आंख के किस हिस्से में सोजिश हो जाती है और आंख सुर्ख हो जाती है? पहला है कॉन्जंक्टिवा, दूसरा है कॉर्निया, तीसरा है कोरोइड, चौथा है स्क्लेरोटिक। तो अब यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन मोड में एग्जैक्ट सेम नाम दे दिए गए हैं पूरे के पूरे। आग के अंदर धूल जाने की वजह से जो आग की सोजिश होती है उसे कंजाइटिस बोला जाता है और ये आँख की झिल्ली में होती है, जिसे हम आम जबान में आँख की झिल्ली कहते हैं और सलीस जबान में मुल्तहमा कहते हैं उसे। कंजक्टिवा ये आँख के पार्ट को। तो ये वाला आंसर ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। Question number 147. A sentence with an underlined idiomatic expression is given. What is the meaning of the idiomatic expression asleep at the switch in the sentence given below? Question दिया गया है the security guard fell asleep at the switch and a robber broke in. Security guard ने asleep at the switch हुआ वो क्यों? क्योंकि वहां पर एक रॉबर ने ब्रोक इन किया, मतलब चोरी की। तो asleep at the switch का मीनिंग हमें देना है। पहला है फेल टू डू वंस ड्यूटी एट द प्रॉपर टाइम, दूसरा है डिस्चार्ज वंस ड्यूटीज विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, तीसरा है वांटेड टू स्लीप ऑन अ कंफर्टेबल बेड, चौथा है नन ऑफ द अबव। सी और डी तो हो ही नहीं सकते हैं। बी का मीनिंग है डिस्चार्ज वंस ड्यूटीज विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, किसी को ड्यूटी से खारिज करना, तो ये नहीं होगा। ए फेल टू डू वंस ड्यूटी एट द प्रॉपर टाइम, मतलब वक्त पर अपनी जिम्मेदारी निभाने से, अपना फर्ज निभाने में नाकामयाब हो जाना। इस तरह से इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग निकलता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। राम ने श्याम से कहा तुम मेरे बाप की बीवी के बेटे हो। तुम मेरे बाप की बीवी के बेटे हो, राम ने श्याम से कहा। 2 पर्सन है यहाँ पर, एक है राम और दूसरा है श्याम। राम ने कहा तुम मेरे बाप की बीवी के बेटे हो, तो राम का फादर
उनकी वाइफ, बीवी, सॉरी, तुम मेरे बाप की बीवी की बेटी के बेटे हो, वाइफ की डॉटर, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो श्याम राम का क्या लगता है ये निकालना है हमें। अब ये दोनों भाई बहन हैं तो ये क्या होगा, भांजा होगा। भांजे के लिए जो वर्ड है वो नेफ्यू है इंग्लिश में। तो ऑप्शन ए अंकल नहीं होगा, बी ऑप्शन नेफ्यू ये होगा, सी सिबलिंग नहीं होगा, मैटरनल अंकल ये नहीं होगा। हाँ, राम मैटरनल अंकल है श्याम का, लेकिन श्याम राम का नेफ्यू है। तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन रहेगा। सवाल नंबर 149। सवाल नंबर 149 को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। वो मुतमादिल मुंतखब करे जो दिए गए दो बयानात के मुताबिक है लेकिन एक बयान में से नहीं। सभी बावर्ची ड्राइवर है, सभी ड्राइवर डांसर है। इसी तरह का एक सवाल हमने पहले भी सॉल्व किया है, स्मोकर्स और प्लेयर्स का, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन में बोल रहा है हमें सभी बावर्ची ड्राइवर है, सभी बावर्ची ड्राइवर है, मतलब बावर्ची का जो सेट है वो छोटा सेट है और ड्राइवर का जो सेट है वो बड़ा सेट है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बावर्ची यानी कि कुक्स को ट्रायंगल में लेंगे और उससे बड़ा वाला ड्राइवर्स का सेट लेंगे, इस तरह से। सभी ड्राइवर डांसर है। अब सभी ड्राइवर जो है वो डांसर है, ड्राइवर को डीवी से लेता हूं मैं। अब ये जो है जितने भी ड्राइवर्स है ये क्या है, सब के सब डांसर्स है, मतलब डांसर का जो रहेगा वो इससे भी बड़ा सेट रहेगा। डांसर्स को डीसी से लेता हूं मैं। तो सभी बावर्ची ड्राइवर है और सभी ड्राइवर डांसर है। ये दो जुमले हैं, इसकी मुनासिबत से हमें तलाश करना है सही जवाब। ऑप्शन दिए गए हैं ऑल डांसर्स आर ड्राइवर्स। जितने भी डांसर है वो ड्राइवर है? नहीं, डांसर का जो सेट है वो बड़ा है, ड्राइवर का जो सेट है वो छोटा है, इसलिए हर डांसर ड्राइवर नहीं हो सकता। हाँ, हर ड्राइवर डांसर हो सकता है। नेक्स्ट है ऑल कुक्स आर डांसर्स। ऑल कुक्स आर डांसर्स ये भी नहीं होगा क्योंकि डांसर सबसे बड़ा सेट है और कुक जो है वो सबसे छोटा है। सॉरी, सभी उर्दू में ऑप्शंस इस तरह से, सभी डांसर ड्राइवर है ए वाला और सभी बावर्ची डांसर है बी वाला, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है ऑप्शन कोई भी बावर्ची डांसर नहीं है। कोई भी बावर्ची डांसर नहीं है, तो कोई भी बावर्ची डांसर नहीं है, इस तरह से ये वाला ऑप्शन रहेगा सी, ये राइट रहेगा। आई एम सॉरी, ऑल कुक्स आर डांसर, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा क्योंकि कुक जो है वो डांसर्स में आ रहा है। इंग्लिश और उर्दू नाम की वजह से कंफ्यूजन हो गया एक्चुअली, आई एम सो सॉरी। पहला जो ऑप्शन है ए ऑप्शन, वो है सभी डांसर ड्राइवर है। सभी डांसर ड्राइवर है ये नहीं हो सकता है क्योंकि डांसर बड़ा सेट है। कुछ डांसर्स ऐसे भी हैं जो ड्राइवर्स नहीं हैं, तो ए वाला ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। दूसरा ऑप्शन है बी, सभी बावर्ची डांसर हैं। जितने भी बावर्ची है वो ड्राइवर्स हैं और ये सारे ड्राइवर्स जो है वो डांसर है, यानी कि सारे के सारे बावर्ची जो है वो डांसर भी है, तो ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरा है नो कुक इज डांसर, एग्जैक्ट इसका अपोजिट दिया गया है, तो ये गलत होगा। कोई भी बावर्ची डांसर नहीं है, बी का एग्जैक्ट अपोजिट है। अगर बी को हम राइट मान रहे हैं तो सी ऑब्वियसली रॉन्ग होगा, तो सी रॉन्ग रहेगा। और डी है ए और बी दोनों,
डी है, ए और बी दोनों ही सही है, ए गलत है, बी सही है, इसलिए डी भी नहीं होगा, तो इसलिए राइट ऑप्शन बी रहेगा, सभी बावर्ची डांसर है। ये था सवाल नंबर 149। सवाल नंबर 150 की जानिब बढ़ते हैं हम। उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी डैश है। तालीमी तजुर्बात की मनसूबाबंदी करना, पॉलिसियों को लागू करना और इंतज़ाम करना, वालिदैन के साथ इंसानी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना, तदरीस की तकनीक के साथ तजुर्बा करना। सबसे पहला वाला ऑप्शन तालीमी तजुर्बात की मनसूबाबंदी करना, यानी कि तालीमी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ इसी ऑप्शन के अंदर शामिल हो सकती है, इसलिए हम ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये था सवाल नंबर 150, वीडियो नंबर पार्ट 6 की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह हम पार्ट 7 की वीडियो में सवाल नंबर 151 से लेकर सवाल नंबर 175 तक सॉल्व करेंगे।